हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। वैसे तो सबसे पहले प्राचीन भारत का इतिहास आता है, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास आता है और उसके बाद आधुनिक कालीन भारत का इतिहास आता है। लेकिन हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास कर चुके हैं और हम जो है आधुनिक कालीन भारत का इतिहास भी कर चुके हैं। प्राचीन कालीन भारत का इतिहास हमारा रहता था। प्राचीन भारत का इतिहास आज से शुरू करेंगे फ्रेंड्स, तो जल्दी से जुड़ जाइए। 8 बज गए हैं और पूरा प्राचीन भारत का इतिहास करेंगे, चाहे हमारे कितने भी पार्ट बन जाए इसके। आज के हमारे केवल 40 क्वेश्चन मैंने रखे हैं और सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा आपको क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे और प्राचीन भारत का इतिहास करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। और मध्यकालीन भारत का इतिहास अभी तक नहीं पढ़ा हो तो वो भी पढ़ लीजिएगा। आधुनिक कालीन भारत का इतिहास भी पढ़ लीजिएगा। ये तीनों इतिहास के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। बहुत से क्वेश्चंस हिस्ट्री के यहाँ से कवर हो जाते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जुड़ जाइए फ्रेंड्स, 8 बज गए हैं। जल्दी से क्लास को शुरू करने जा रहे हैं हम। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बीच में वीडियो को ना छोड़े प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो जो धातु से बने हुए सिक्के थे सबसे पहले प्रकट हुए थे। कब प्रकट हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, या बुद्ध के काल में, या मौर्यों के काल में। तो क्या रहेगा इसका आंसर? धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे? धातु से बने सिक्के, क्या सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, या मौर्यों के काल में। तो इसका आंसर रहेगा धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। किसके काल में? बुद्ध के काल में धातु के बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए, बुद्ध के काल में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा कौन से प्रदेश में स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में। तो कालीबंगा कहाँ पर है? कौन से राज्य में स्थित है? कौन से प्रदेश में स्थित है कालीबंगा? तो कालीबंगा हमारा है राजस्थान में। तो डी आंसर रहेगा इसका। कहाँ पर है कालीबंगा? किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी एल्यूमिनियम, आयरन, या फिर सिल्वर, या फिर कॉपर। तो कौन सी धातु जो है मानव द्वारा सबसे पहले जो प्रयोग की गई, पहली प्रयुक्त धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, आयरन, सिल्वर और कॉपर। तो यहाँ पर अगर आपको तांबा मिल जाता तो आप इजीली उसको टिक कर देते, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर। तो कॉपर दे रखा है, कॉपर को ही तांबा बोलते हैं। तो याद रखना है आपको, कॉपर ही तांबा होता है। तो कॉपर को ही तांबा बोलते हैं। अगर तांबा आ जाए तब भी ठीक है, उस पर टिक करना, और कॉपर आ जाए तो कॉपर पे टिक करना है। तो याद रखना है, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? कॉपर या तांबा। तो दोनों में से कुछ भी मिल जाए तो आपको उस पर टिक करना है। तांबा तो आपको इजीली याद हो गया था, लेकिन कॉपर भी ऑप्शन में आपके मिल सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, या महाकाव्यों का अध्ययन, या भूगोल का अध्ययन। तो ये पुरालेख विद्या क्या थी? ये पुरालेख विद्या से क्या आप समझते हैं? तो पुरालेख विद्या से आपका क्या अभिप्राय है? तो इसका क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? सिक्कों का अध्ययन तो नहीं हो सकता। शिलालेखों का अध्ययन, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, ये है हमारा आंसर। शिलालेखों का अध्ययन, पुरालेख शिलालेखों का अध्ययन है। ठीक है, पुरालेख विद्या का अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन है। लेख से आप भी आइडिया लगा सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली भाषा प्राचीन काल में कौन सी थी? प्राचीन काल की सर्वत्र सबसे ज्यादा सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा का नाम क्या है? तो क्या है?
संस्कृत, ब्राह्मी या पाली या ख्रोष्टी? तो क्या रहेगा इसका आंसर? सबसे पहले प्राचीन काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था सबसे पहले। याद रखना है आपको, संस्कृत भाषा का प्राचीन काल में सर्वाधिक सामग्री लिखने के लिए प्रयोग होता था। ये हो गए अपने 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ सपोर्ट करें फ्रेंड्स चैनल को। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? महापाषाण संस्कृत 500 ईस्वी पूर्व और 100 ईस्वी में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो महापाषाण काल है उसमें उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या रहेगा इसका आंसर? महापाषाण संस्कृति जो है हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या लाए जाते थे उपयोग में महापाषाण काल में? पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार और उपकरण, या बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्रें, या पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग में लाई गई सामग्री। तो क्या आएगा आंसर? महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। महापाषाण काल का नाम आ जाए तो बड़े पत्थर, महापाषाण, बड़े, महा माने महान, बड़े, पाषाण माने पत्थर। महापाषाण काल में बड़े पत्थरों से घिरे, इसमें ही मतलब निकल जाएगा बड़े पाषाण पत्थर। तो बड़े पत्थरों से घिरे हुए समाधियां या कब्रें। ठीक है, इसका आंसर रहेगा महापाषाण संस्कृति से भी प्राय है बड़े पत्थरों से घिरी समाधियां और कब्रें। बहुत बड़े बड़े पत्थरों को इकट्ठा करके और उसके अंदर जो है व्यक्ति को दफनाया जाता था, जिसे पिरामिड भी बोलते हैं। तो बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियां या कब्रें। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई, ये किसने की, ये भी हम करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कंसेप्ट पर ही बेस्ड है फ्रेंड्स प्राचीन भारत का इतिहास जो है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो इजीली यहाँ से आप क्वेश्चन कंप्लीट जो है अटेम्प्ट कर सकते हो अच्छे से। 1921, 1922, 1942, 1901। तो क्या रहेगा इसका आंसर? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? 1921, 1922, 1942, 1901। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर रहेगा 1921। 1921 में 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। और अगर मोहनजोदड़ो की पूछ ली जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो 1922 में हुई। तो पहले हड़प्पा सभ्यता आई 1921 में और 1922 में आई मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो याद रखना है। और मोहनजोदड़ो जो है वो कौन से जो है इसके खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? तो देख लेते हैं, नोट में हमने लिखा हुआ है ताकि यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया। तो किसने किया? दयाराम साहनी ने दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया। और मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता कौन है? राखल दास। कौन है? राखल दास बनर्जी। और 1922 में इन्होंने इसकी खोज की। तो मैंने इजी ट्रिक भी आपको बताई थी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जब आपको क्वेश्चंस कराए थे, तो वो वीडियो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो रखे हैं, तो देख लीजिएगा। देखो यहाँ से बोला है मोहनजोदड़ो का खोज करता है राखल दास। मोहन को रख लिया दास ने, मोहन को रख लिया दास ने। तो इससे मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी, आप पजल नहीं होगे। और हड़प्पा सभ्यता की खोज की दयाराम साहनी ने। हड़प्पा पर दया आ गई श्री राम जी को। ठीक है, ये ऐसे याद करना
इसको। और जो हड़प्पा है वो छोटा होता है, इसलिए 1921 में हड़प्पा। और जो मोहनजोदड़ो वो थोड़ा बड़ा अक्षर है, तो 21 से बड़ा होता है 22, तो ये आ जाएगा इसका 1922। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिलता है? तो हड़प्पा स्थल की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? तो नालियाँ और कुएं, दुर्ग, धान्यागार या फिर शिखर सहित मंदिर। तो क्या नहीं मिला है? हड़प्पा स्थलों की खुदाई के समय क्या नहीं मिला है? तो इसका आंसर रहेगा नालियाँ और कुएं भी मिले हैं, दुर्ग भी मिले हैं और धान्यागार भी मिले हैं, और लेकिन शिखर सहित मंदिर नहीं मिले हैं। तो इसका आंसर रहेगा डी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 9 क्वेश्चन पर। प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 9 एंड तक वीडियो में प्लीज बने रहें। 9 क्वेश्चन। ईंटों की कृत्रिम गोदी जिसे बोलते हैं डॉक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो कृत्रिम गोदी वाला सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल था, हड़प्पा था, या कालीबंगा था, या मोहनजोदड़ो था? तो ईंटों की कृत्रिम गोदी से बना। कृत्रिम माने अपने आप बन गया प्रकृति द्वारा। कृत्रिम और प्राकृतिक। कृत्रिम मतलब बनाया गया, ठीक है। कृत्रिम होता है जो हमारे द्वारा बनाया गया, और प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा बनाया गया। तो कृत्रिम और प्रकृति में आप पजल नहीं हो रहा। कृत्रिम जो हमारे द्वारा। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो 9th का क्या आंसर रहेगा? लोथल रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा? लोथल। याद रखना है, लोथल कृत्रिम गोदी, ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? दो इनमें से कौन से द्योतक है? सिंधु घाटी की खुदाई में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, नावें, मकान, मुद्राएं। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक। तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक मतलब व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए मिट्टी के बर्तन तो काम नहीं आएंगे, नावें भी नहीं काम आएंगी, मकान भी नहीं काम आएंगे, मुद्राएं क्या काम आएंगी? मुद्राएं, पैसा काम आएगा। तो ये होएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में सबसे पहले खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब, सिंध। तो क्या रहेगा इसका आंसर? सबसे पहले खोजा गया पुराना शहर था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया पुराना शहर था। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन से उक्ति सही है? तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में यहाँ से कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो अश्वमेध, अश्व घोड़े के बारे में तो वो जानते नहीं थे, और गाय के बारे में भी वो जानते नहीं थे, और उन्होंने पशुपति की पूजा करते थे, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। तो इसका आंसर रहेगा सी, पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, उनकी संस्कृति बिल्कुल स्थिर थी, और वो शहरी लोग थे, बड़ी व्यवस्था से वो रहते थे। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के जो लोग थे उसकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, या वर्ण आधारित थी, या जाति आधारित थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति कैसी थी? कैसी थी सामाजिक पद्धति उनकी? उचित समतावादी थे। समतावादी सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते थे, समानता के साथ रहते थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी समतावादी। तो रहेगा समतावादी इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। देवी माता की पूजा संबंधित थी, किस चीज से संबंधित थी देवी माता की पूजा? आर्य सभ्यता के साथ,
भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो देवी माता की जो पूजा है वो संबंधित थी, किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। ये रहेगा इसका आंसर, सी रहेगा इसका आंसर, 14 का रहेगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ देवी माता की पूजा संबंधित थी। याद रखना है आपको, देवी माता की पूजा करते थे वो, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ इसका संबंध है। 15 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और वीडियो के जो है आपको पसंद आ रही है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो किसका जहाजी माल घाट था? लोथल नामक स्थान पर। कौन से स्थान पर? लोथल नामक स्थान पर। निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी का या मिस्री का, जिसको मिस्र भी बोलते हैं, मिस्र का, या फिर मेसोपोटामिया का, या फारसी का। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा सिंधु घाटी। सिंधु घाटी आंसर रहेगा। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी का जहाजी मालघाट था लोथल नामक स्थान पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्यतः विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? प्रकृति के बलों की पूजा करना, या व्यवस्थित शहरी जीवन था, या पशुचारण, खेती थी, या जाति समाज था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता बतानी है। विशेषता तो ये सारी ही थी, बट मुख्य विशेषता बतानी है तो मुख्य क्या था? व्यवस्थित शहरी जीवन था। वे कैसे रह रहे थे? व्यवस्थित रूप से रहते थे, शहरी जीवन था, व्यवस्थित शहरी जीवन था उनका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? इनमें से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? टेराकोटा की मूर्ति बनी हुई थी, टेराकोटा की जो है मूर्ति बनी हुई थी, उन मूर्तियों में कौन सा इनमें से विद्यमान नहीं था? पालतू जानवर इनमें से कौन सा नहीं था? भैंस, गाय, भेड़, सूअर। तो वो गाय के बारे में उस टाइम पे नहीं जानते थे, तो इसका आंसर रहेगा गाय। ठीक है, भैंस, भेड़, सूअर इसमें आ जाएगा, लेकिन गाय इसमें नहीं आएगा। गाय के बारे में उनको नॉलेज नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंत तक प्लीज़ प्लीज़ वीडियो में जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? ए, प्रकृति के बलों की पूजा करना, व्यवस्थित शहरी जीवन, या पशुचारण, खेती, जाति। तो ये रहेगा इसका आंसर, व्यवस्थित शहरी जीवन। ये रिपीट हो गया है और तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, ये रिपीट हो गया है। अभी हमने 16 क्वेश्चन किया था, यही वाला 18 क्वेश्चन हमारा हो गया है, व्यवस्थित शहरी जीवन। क्वेश्चन नंबर 19, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चिहुदड़ो। तो क्या रहेगा आंसर? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो ये था हमारा चिहुदड़ो। ठीक है, चिहुदड़ो ये था हमारा बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था हमारा, और बाकी दुर्ग के साथ थे। तो ये कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लेकिन चिहुदड़ो जो था यह एक बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था। याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति आज के हिंदू धर्म के बीच जैव या ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो किसकी पूजा से मिलता है? जो सिंधु घाटी के लोग थे उनकी जो संस्कृति थी और जो धर्म, हिंदू धर्म के बीच जैव या ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण कौन सी पूजा से मिलता है? कौन सी पूजा से उनका प्रमाण मिलता है? पशुपति, इंद्र और देवी माता, पत्थर, पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति। शिव और शक्ति, विष्णु और लक्ष्मी, इनके बारे में वो नहीं जानते थे, कोई भगवान नहीं था उनके लिए। वो केवल और केवल किसकी पूजा करते थे? पत्थर की, पेड़ की, पशु की। तो वो इन चीज़ों की पूजा करते थे, पत्थर की, पेड़ की और पशु की।
तो इसका आंसर रहेगा बी, पत्थरों की प्रकृति की पूजा करते थे। तो पत्थर, पेड़ और पशु सारे प्रकृति में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे। तो कैसे बनाते थे सिंधु घाटी के लोग अपने मकान? किस चीज से? पक्की ईंटों से बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे, पत्थर से बनाते थे, उपयुक्त सभी से बनाते थे। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा वे पक्की ईंटों से अपना घर बनाते थे। कैसे? पक्की ईंटों से घर बनाते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, और बिल्कुल शहरी व्यवस्थित रूप से वो रहते थे। आई होप क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 अंत तक बने रहे वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 22, मोहनजोदड़ो में से सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन था विशाल स्नानागृह, सस्तंभ हॉल, धान्यागृह या 2 मंजिल मकान। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा सबसे बड़ा भवन क्या था? सबसे बड़ा भवन था धान्यागृह। ठीक है, धान्यागार जिसको बोलते हैं धान्यागार, ये सबसे बड़ा भवन होता था मोहनजोदड़ो का, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? नगर सभ्यता थी, मध्य पाषाण सभ्यता थी, या कृषिक सभ्यता थी, या पूरा पाषाण सभ्यता थी। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर रहेगा हमारा क्या रहेगा? नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, याद रखना है, नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगा, रोपड़, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर और बंदरगाह कौन सा है? इनमें से बंदरगाह कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर रहेगा लोथल बंदरगाह है सबसे मुख्य सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह है लोथल। ठीक है, याद रखना है, मेन बंदरगाह थी ये उस टाइम की। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं, हम कर रहे हैं जो लेट आए हैं उनको बता दूं फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से पहले हमने आधुनिक भारत का इतिहास कर लिया है, मध्यकालीन भारत का इतिहास हम कर चुके हैं। अलग से उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपको वो टॉपिक्स भी देखने हैं हिस्ट्री के तो आप देख लीजिएगा। ये मेन टॉपिक है 3 हिस्ट्री के, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक कालीन भारत का इतिहास। तीनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पेपर में क्वेश्चन 101% मिलेंगे फ्रेंड्स। तो वो वीडियोस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल रहेंगी, तो आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बीच में वीडियो को स्किप ना करें प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन था? आई होप आप अच्छे से जानते हो, सर जॉन मार्शल, ए कनिंगम, या R.D. बनर्जी, या दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता दयाराम साहनी और R.D. बनर्जी हैं, ये किससे संबंधित है? मोहनजोदड़ो की खोज करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो टेराकोटा का, तांबा का, कांसा का, लोहा का। तो किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था? सबसे पहले हड़प्पा काल की जो मुद्राएं बनी थी उसमें किस द्रव्य का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ था? टेराकोटा का, तांबा का, कांसा का, लोहा का। तो इसका आंसर रहेगा टेराकोटा का। ठीक है, ये रहेगा आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ कौन संबंधित नहीं है? चार्ल्स मैसन, कनिंगम, या फिर M. व्हीलर, या फिर P.S. वत्स। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 27 का क्या आंसर रहेगा? केवल और केवल 40 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगी। क्वेश्चन नंबर 27 में चार्ल्स मैसन, कनिंगम, ये सारे हड़प्पा से संबंधित थे। चार्ल्स मैसन, कनिंगम और M. व्हीलर ये भी संबंधित थे किससे? हड़प्पा संस्कृति से। लेकिन P.S. वत्स जो है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर
27 का हमारा आंसर रहेगा डी। क्या आंसर रहेगा? डी आंसर रहेगा। 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कौन से युग की थी? जल्दी से आप गेस कीजिएगा क्या आंसर रहेगा। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी, पूरा पाषाण युग की थी, नवपाषाण युग की थी, लौह युग की थी? तो किसकी थी? 28 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? ये थी कांस्य युग की। कौन से युग की थी हड़प्पा की सभ्यता? कांस्य युग की थी हड़प्पा की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? कौन से वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? मुद्राएं में, कपास में, कांसे के औजार में या जौ में? सबसे ज्यादा हड़प्पा वासी जो उगाते थे वो क्या उगाते थे? कपास उगाते थे। क्या उगाते थे? कपास उगाते थे। तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे अग्रणी आगे थे? वो थे कपास उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे या फिर जिसको यायावर खानाबदोश बोलते हैं जनजाति थे? तो क्या थे हड़प्पा के निवासी? क्या थे? शहरी थे। बता चुकी हूं मैं हड़प्पा के निवासी कैसे थे? शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं फ्रेंड्स। केवल और केवल हमारे 10 ही क्वेश्चन बचे हैं। केवल 40 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में रखे हैं और हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट वाइज कवर करेंगे। आज का हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा। मैंने इस पे डाला नहीं है पार्ट 1, लेकिन आप समझ जाना ये वाला फर्स्ट पार्ट रहेगा हमारा और इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। इसी तरह से हम प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट वाइज कवर करेंगे और मध्यकालीन भारत का इतिहास भी हम जो है पार्ट वाइज कवर कर चुके हैं और आधुनिक भारत का इतिहास भी पार्ट वाइज कर लिया है। तो वो भी आप वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी आपके लिए वो वीडियोस भी। और सारे MCQ टाइप क्वेश्चंस मैं रखती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप भी थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें मेरे आंसर बताने से पहले। इसीलिए मैं ऑप्शनल क्वेश्चन रखती हूँ ज़्यादातर, लेकिन 1 लाइनर क्वेश्चंस भी हम कभी कभी कर लेते हैं। ज़्यादातर हमारे MCQ ही रहते हैं, ताकि आप भी पहले आंसर देने की कोशिश करें और आप अपने आप को एनालाइज कर सकें कि कितना हमें आता है। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं फ्रेंड्स। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो हड़प्पा है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, रावी नदी पर, सिंधु नदी पर? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हड़प्पा हमारा है रावी नदी के किनारे पर स्थित। कहाँ पर है हड़प्पा? हड़प्पा है रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा। याद रखना है रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो सिंधी में जो सिंधी होती है उसमें मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है सिंधी में मोहनजोदड़ो का? दुष्ट आत्माओं का शहर बोलते हैं, या पशुपति का आहार बोलते हैं, या शिव की भूमि बोलते हैं, या मृतकों का टीला बोलते हैं? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या है मोहनजोदड़ो का अर्थ? है मृतकों का टीला है मोहनजोदड़ो का अर्थ, मृतकों का टीला। डी आंसर रहेगा इसका। आगे चलते हैं 33 क्वेश्चन। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो कौन से जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकान में, सिंध में, या मोंटगोमेरी में, या फिर उदयपुर में? तो क्या रहेगा इसका आंसर? किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो ऐसा जिले का नाम बताइए जहां पर मोहनजोदड़ो स्थित है। तो इसका आंसर रहेगा मोहनजोदड़ो है लरकान जिले में। कहाँ पर है? लरकान जिले में है मोहनजोदड़ो। कहाँ पर है? लरकान जिले में मोहनजोदड़ो है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन है और इसका नाम है, जिला है मोहनजोदड़ो, लरकान जिले में स्थित है। आगे चलते हैं 34 क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। 34 क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो लेट आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं आप, लेकिन कंप्लीट देखें तो बहुत अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो में अंत तक ही जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 34, ज़्यादा क्वेश्चन अपने नहीं हैं, बस 6 क्वेश्चन ही बचे हैं।
तो जल्दी से देख लेते हैं 6 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन क्या है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो किस स्थान पर, कौन से स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की, किसकी, रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। एक रथ की प्रतिमा यानी मूर्ति टाइप प्राप्त हुई थी। प्रतिमा क्या थी, कहाँ पर प्राप्त हुई थी, लोथल में हुई थी, देमाबाद में हुई थी, बनवाली में हुई थी, कालीबंगा में हुई थी। तो किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो 34 का आंसर रहेगा फ्रेंड देमाबाद में। कहाँ पर, देमाबाद में यह प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जो कि रथ से बनी हुई थी। रथ की प्रतिमा देमाबाद से प्राप्त हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो ऐसी कौन सी दस्तकारी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। क्या थी, ए मर्द भांड पोटरी, या फिर बी आभूषण, या फिर सी बड़ई गिरी, या फिर डी लुहारगिरी। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो आर्यों द्वारा व्यवहार में मृत भांड भी लाया गया था, पोटरी और आभूषण भी व्यवहार में लाए गए थे, या और सी बड़ाईगिरी भी व्यवहार में लाई गई थी, जिसको बोलते हैं कासठ कारिता। ठीक है, तो ये भी व्यवहार में लाई गई थी, लेकिन लुहारगिरी वो नहीं जानते थे। तो ये जो है आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, लुहारगिरी। 35 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स, केवल और केवल हमारे 4 ही क्वेश्चन बचे हैं। तो प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें वीडियो में। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। तो सबसे प्राचीन काल का वेद कौन सा है, प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता सबसे प्राचीन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्मी जिसको बोलते गार्गी और मैत्रेय का घर था। तो ऐसा इनमें से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर है, ऐसा प्राचीन भारतीय नगर कौन सा है जिसमें 3 विद्वान संत रहते थे। कौन से, कपिल, गार्गी और मैत्रेय। कपिल, गार्गी और मैत्रेय तीनों विद्वान एक साथ रहते थे। कौन सा नगर में रहते थे, काशी में, उज्जैनी में, या फिर मिथिला में, या फिर पाटलिपुत्र में। तो कहाँ पर तीनों के तीनों विद्वान रहते थे, कपिल, गार्गी और मैत्रेय। तो 37 का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स, इसका आंसर रहेगा, क्या रहेगा, बी मिथिलिमा। कहाँ पर है, मिथिला में। कहाँ, मिथिला में रहते थे तीनों के तीनों। क्वेश्चन नंबर 38 भारतीय शासन के प्रतीक ये थे सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ के लिए गए हैं। तो ये जो सत्यमेव जयते हैं कौन से ग्रंथ में लिखा गया है, उपनिषद, मुंडकोपनिषद, सामवेद, या ऋग्वेद, या रामायण। तो क्या इसका आंसर रहेगा, 38 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स, जो सत्यमेव जयते यह उपनिषद, मुंडकोपनिषद में इस ग्रंथ के बारे में लिखा गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते लिखा गया है उपनिषद, मुंडकोपनिषद में। आगे चलते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। वेद शब्द का अर्थ है, तो वेद शब्द का क्या अर्थ होता है, ज्ञान होता है, कुशलता होता है, या बुद्धिमत्ता होता है, या शक्ति होता है। तो वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, वेद शब्द का अर्थ होता है फ्रेंड्स ज्ञान। क्या होता है, वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और बना है, लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। वेदों का माना जाता है,
को माना जाता है? वेदों को क्या माना जाता है? स्मृति माना जाता है, ज्ञान माना जाता है, या फिर श्रुति माना जाता है, या शिक्षा माना जाता है? तो पहले जो ऋषि मुनि होते थे फ्रेंड्स, वो क्या करते थे? वो ज्ञान देते थे, लेकिन वो बोल कर देते थे, ज्ञान लिखवाते नहीं थे कुछ भी। तो लिखने का उनको नहीं पता था, लेकिन वो बोल के ज्ञान देते थे। तो वेदों का जो मानना है, उनको क्या मानते हैं? स्मृति नहीं मानते हैं, ज्ञान नहीं मानते हैं, ये इसका अर्थ है। वेद का अर्थ है ज्ञान, लेकिन हम उसको क्या मानते हैं? श्रुति, शिक्षा। क्या मानते हैं उसको? श्रुति मानते हैं। श्रुति मतलब सुनते थे उस टाइम पे वेदों को। तो यहाँ से आपको थोड़ा गैस हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ से थोड़ा इंट। वेदों का मानना है श्रुति। क्या है वेदों का मानना? श्रुति मानना है वेदों का। ये हो गए अपने 40 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच आपका वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए और वीडियो को बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए और देखने के लिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स पेपर में। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन। और एक और है यहाँ से, तीसरा कौन सा है? आधुनिक कालीन भारत का इतिहास है, आधुनिक कालीन भारत का इतिहास। तीनों के तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री के, जीके के। और तो ये आपको तीनों कर लेने हैं। ये हम कर चुके हैं, आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इनके कुछ पार्ट्स बने हुए हैं और प्लेलिस्ट अलग से बनाई गई है। तो आपको अगर देखने हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल रहेंगे ये, तो ये भी देख लीजिएगा। और ये प्राचीन भारत का इतिहास हमारा आज फर्स्ट डे है, आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है प्राचीन भारत का इतिहास। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल। फिर मिलते हैं कल 3 बजे। प्लीज़ 3 बजे वाली क्लास पर भी आप आ जाया करें। 3 से 3:30 हमारी साइंस की क्लास रहती है, साइंस जीके हम करते हैं। और 8 से 8:40 पर हम करते हैं, 8 से 8:40 पर हम करते हैं जीके, डेली जीके। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीके का क्वेश्चंस हम कई दिन से कर रहे थे, तो मुझे लगा ये वाला जो है हमारा टॉपिक पेंडिंग है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये कर लिया जाए पहले। तो इसीलिए आज प्राचीन भारत का इतिहास हम कर रहे हैं और इसकी केवल और केवल 40 क्वेश्चन हमने किए हैं। कल हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 2 और पार्ट वाइज इसको भी कंप्लीट करेंगे और इसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैं बना दूंगी, ताकि आपको यहाँ से इजीली आपको मिल जाए और इजीली आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सको, सुन सको। आप 2 से 3 बार अगर क्वेश्चंस को सुन लेते हो, आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। इतना कीमती समय अपना देने के लिए वीडियो को, थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप स्माइल।